चूंडावत मांगी सेनानी, सर काट दे दियो छतराने। सतरी सेनानी चाही, समर सलंबर धीस, चूड़ामण मेली सिया, इणधण मेलियो सी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निखिल सैनी और मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल दी अनफिल्टर्ड एजुकेशन में। तो आज मैं आपके सामने एक इतिहास की ऐसी कहानी लेके आया हूं जिसके अंदर रानी ने अपना सर उतार के दे दिया। और क्यों उतार के दिया? सिर्फ इसलिए ताकि उसका पति युद्ध पे जा सके। सुनने में काफ़ी आपको अजीब लग रहा होगा कि आखिरकार रानी ऐसा क्यों चाहती थी कि उनका पति युद्ध पे जाए, क्योंकि बहुत सी औरतें आज के समय में आप देखोगे जो अपने पति को किसी भी कष्ट में नहीं देखना चाहती। फिर ये रानी क्यों अपने पति को युद्ध पे भेजना चाहती थी, इन सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो बात है रूपनगढ़ की। रूपनगढ़ अजमेर के पास एक छोटा सा ठिकाना पड़ता था, जहाँ पे एक शाम को राजा जी आरती कर रहे थे। श्रीनाथ जी के मंदिर में आरती चल रही थी और आरती के समय ही एक संदेशा आया। संदेशा था औरंगजेब का। साहब संदेशा क्या था? फरमान था, और फरमान भी था मौत का फरमान। साफ साफ लिखा था कि औरंगजेब रूपनगढ़ आ रहा है, और किस लिए? चारुमती से शादी करने, राजकुमारी चारुमती से शादी करने। हर एक चीज उसके अंदर लिखी हुई थी। कौन से समय आएगा, कौन से दिन आएगा, किस जगह पे शादी होगी। ये देखते ही राजा जी का चेहरा फीका पड़ गया, मानो उनने भूत देख लिया। धीरे धीरे पूरे राज दरबार में ये खबर पहुंचने लगी। जो मर्द थे उनकी तो मुट्ठी बंध गई, गुस्सा आने लगा, आंखों में खून उतरने लगा। ऐसे कैसे औरंगजेब हमारी राजकुमारी से शादी करने के सपने देख सकता है? आने दो उसे, बताएंगे। जो बुजुर्ग थे उनकी शर्म से आंखें झुक गई कि देखो कैसा समय आया आज के समय, ऐसा दिन भी हमें देखने के लिए मिल रहा है। ये बात जैसे ही चारुमती के पास पहुंची तो चारुमती बिल्कुल एकदम कांप गई, सहम गई, डर गई। अचानक से सब कुछ उसे धुंधला धुंधला दिखने लगा। क्या किया जाए? अपने पिताजी के पास पहुंची। वो बेटी जो कभी अपने पिता से आंख मिला के बात भी नहीं किया करती थी, आज उनके सामने सीना तान के खड़ी हुई कि पिताजी ऐसे कैसे मैं शादी कर लूं बादशाह से? जीते जी तो मुझसे शादी नहीं हो पाई, किसी भी तरीके से शादी नहीं हो पाई। बात करते करते आंखों से आंसू निकलने लगे। पिता भी क्या करे? पिता ने अपनी बेटी को समझाया कि बेटी, मेरे लिए सिर्फ तू अकेली पुत्री नहीं, मेरी प्रजा भी मेरे पुत्र समान है, पुत्री समान है। या तो मैं तेरी शादी औरंगजेब से करा दूं, या फिर रूपनगढ़ की बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म होगा। मैं जीते जी कैसे देख लूं कि मेरा राज उजड़ रहा है? राज तो उजड़े, पर ये जो जनता है ये मेरे भरोसे बैठी। इसको कुछ हो गया तो मैं ऊपर जाके क्या मुंह दिखाऊंगा? तू बता, मैं क्या करूं? क्या मेरे पास कोई और रास्ता है? क्या मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी औरंगजेब से शादी करे? उन्होंने बोला, मुझे नहीं मालूम। अपमान भरी जिंदगी जीने से अच्छा है कि एक बार में ही मर जाए। आप सब लोग जो ये हाथ में तलवार लिए घूमते हो, ये किस लिए घूमते हो? अगर आपसे युद्ध नहीं हो रहा तो एक काम करो, ये तलवार उठाओ और मेरे सर पे एक वार करो, सारा झंझट ही खत्म हो जाएगा। कारण क्या है इन सारी चीजों के पीछे? चारुमती। जब चारुमती नहीं रहेगी तो कोई कारण भी नहीं रहेगा युद्ध का। तो एक काम करो, मुझे ही आप खत्म कर दो। ये सुनते ही वो एकदम से रोने लगी और वहां से चली गई। एक के बाद एक दिन बीत रहा था। चारुमती दिन ब दिन फीकी पड़ती जा रही थी। रोज उनके मन में चिंता होती कि अब आगे क्या होगा, मुझे बचाने वाला कौन? एक दिन वो शीशा देख रही थी और शीशा देखते वक्त उन्होंने कहा कि कारण क्या है आखिरकार इन सब का? मैं खूबसूरत हूं यही? शीशे में देखते हुए उन्होंने कहा कि इसी रूप की वजह से रानी पद्मिनी ने जौहर किया, और इसी रूप की वजह से मुझे भी जौहर करना पड़ेगा, या मुझे भी जो है अपनी जान लेनी पड़ेगी। जैसे ही रानी पद्मिनी का ख्याल दिमाग में आया, विचार आया, उसी समय में उनके सामने आए वो शूरवीर, मेवाड़ के वो शूरवीर जो रानी पद्मिनी के लिए लड़ मरे, जिन्होंने साका किया। एक और विचार मन में आया कि क्या वो शूरवीर, वो मेवाड़ के शूरवीर जो रानी पद्मिनी की इज्जत के लिए लड़ मरे, क्या वो मेरी रक्षा नहीं करेंगे? जरूर करेंगे। ख्याल आया मेवाड़ के राणा, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह जी का। एक छवि मन में बन गई, राज सिंह जी है मेवाड़ के राणा। धीरे धीरे चारुमती के मन में एक और विचार घर किया कि क्यों ना राज सिंह जी मुझसे शादी कर लें। आप विचार देखिए राजकुमारी, पहले उनके मन में यह था कि क्यों ना राज सिंह जी मेरी रक्षा करें, मुझे बचाएं, और अब मन में विचार क्या आया है? क्यों ना राज सिंह जी मुझसे शादी कर लें। कितना उनके ऐसे मन में जो विचार एक के बाद एक आ रहे थे, और उनका मन जो है वो प्रफुल्लित होता जा रहा था। तुरंत उन्होंने कलम मंगाई, कागज मंगाया
और लिखा कि मेवाड़ के महाराणा राज सिंह जी, मैंने तो आपको अपनी पत्नी मान लिया है। अब मेरी रक्षा करना, मुझे बचाना, ये दायित्व किसका है? ये मेवाड़ के महाराणा का है। मुझे कोई तरीके की फिक्र नहीं। अगर कल को बादशाह मुझसे शादी करने आता है तो मैं तो अपने प्राण त्याग दूंगी, पर उसका कोई भी जवाबदार होगा तो वो होंगे मेवाड़ के महाराणा। पत्र पहुंचा मेवाड़ के अंदर, दरबार के अंदर सभी लोग बैठे हुए। राणा जी ने सबके सामने ये बात रखी, दरबारियों के सामने बात रखी कि साहब ऐसा ऐसा है, एक पत्र आया है, बताओ क्या किया जाए आगे। तो कुछ लोगों ने बोला करना क्या है, कूच की तैयारी करते हैं। कुछ लोगों के चेहरे उतर गए, क्योंकि युद्ध का समय था साहब। सब लोग युद्ध के लिए सज्ज नहीं होते, जो शूरवीर होते हैं वही अग्रसर होते हैं। कुछ ने बोला कि सोच समझ के फैसला लीजिएगा, दिल्ली के धनी से लोहा लेना है, दिल्ली के मालिक से लोहा लेना है। एक और ऊंची आवाज उठी, क्या पहली बार दिल्ली के मालिक से लोहा ले रहे हैं? क्या इससे पहले दिल्ली के मालिक से नहीं लड़े थे? फिर से लड़ेंगे। इधर से ये बात उठी, उधर से दूसरी बात उठी। सब लोग एक दूसरे के ऊपर जो है अपनी बातें रखने लगे, अपने मत जो है वो राणा जी के सामने रखने लगे। राणा जी ने सबको शांत किया और कहा कि कुछ भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, मैं मर जाऊंगा, एक न एक दिन तो मरना ही है, खिल खिला के मर जाऊंगा। युद्ध तो मैं लड़ूंगा, क्योंकि जो नारी की गुहार टाल दे वो मर्द नहीं। युद्ध तो होगा, युद्ध की तैयारी करो, कूच की तैयारी करो, सेना को सज्ज करो। राणा जी जो हैं रूपनगढ़ जाएंगे चारुमती से शादी करने। अब युद्ध की बारी, युद्ध में लड़े कौन? तो हरावल का अधिकार था चुंडावतों को। सो चुंडावत कौन थे? चुंडावत थे चुंडा जी के वंशज। इसके ऊपर भी एक खूबसूरत कहानी है जो मैं किसी और एपिसोड में आपके सामने रखूंगा कि चुंडावत लड़ेंगे हरावल में। हरावल क्या होता है? जब भी युद्ध हो तो युद्ध में सबसे पहले लड़ने का अधिकार किसको? तो चुंडावतों को। ये चीज सामने रखी गई। आप सोचिए कितने शूरवीर रहे होंगे वो लोग जो युद्ध में सबसे पहले लड़ना अपना सौभाग्य मानते थे कि युद्ध में लड़ते हुए सबसे पहले अपने प्राण कौन न्यौछावर करेगा? तो हम लोग करेंगे साहब। ये अधिकार किसको था? ये राइट किसको था? तो ये चुंडावतों को था। चुंडावत क्लैन को लीड कौन कर रहा था? तो चुंडावत क्लैन को लीड कर रहे थे रावत रतन सिंह जी, सलुम्बर के चुंडावत। तो राणा राज सिंह जी ने बोला कि आदेश भेजा जाए, पत्र भेजा जाए रावत रतन सिंह जी को कि हरावल में लड़ने जाना है। किसी भी तरीके से औरंगजेब जो है वो 1 इंच भी आगे ना पहुंच पाए, रूपनगढ़ की सीमा में कदम ना रख पाए। हाथ जोड़े कि साहब रावत रतन सिंह जी जो हैं वो कल ही विवाह करके वापस लौटे। तो इतने में राज सिंह जी की आंखें भर आई, आंखें नम हो गई। सोचिए इतना बड़ा शूरवीर जो युद्ध के मैदान में रहा, उसकी भी आंखें नम हो गई। पर उन्होंने अपने मन को कठोर किया और उन्होंने कहा कि पत्थर से भी कठोर होता है साहब कर्तव्य। कर्तव्य है, माँ की पुकार है, ठीक है, एक नारी की रक्षा करनी है, तो पत्र तो भेजा जाएगा, संदेशा भेजा जाए। सलुम्बर में नीचे मंगल गीत चल रहे थे, महिलाएं साथ में बैठी थी और ऊपर महल में रावत रतन सिंह जी बैठे थे और उनकी हाड़ी रानी उनके साथ बैठी थी। रावत रतन सिंह जी अपनी हाड़ी रानी को निहार रहे थे। रानी अपनी नजरें नीचे किए हुए शर्मा रही थी। रावत रतन सिंह जी ने अपना हाथ लिया और उस हाथ में हाड़ी रानी का हाथ रखा। कुछ कहने ही जा रहे थे कि इतने में एक दासी आई। दासी ने गेट खटखटाया। रावत रतन सिंह जी ने घूरते हुए कहा कि ये कोई समय है, ये कोई समय था आपके आने का? तो उन्होंने कहा कि मालिक माफ़ करें, हुकुम माफ़ करें, पर उदयपुर के धनी का जो है संदेशा आया, हमारे भूम के जो रक्षक हैं उनका संदेशा आया है कि उनको ज़रूरत है आपकी, तो ये संदेशा मैं आपके लिए लेके आई, आप पढ़िए इसमें जो भी लिखा है। तो उन्होंने वो चीज़ पढ़ी और जैसे ही रावत रतन सिंह जी ने वो चीज़ पढ़ी तो उनके चेहरे के रंग उड़ गए। रावत रतन सिंह जी को इस तरीके से देख के हाड़ी रानी को थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि क्या हुआ आखिरकार ऐसी तो कौन सी बात लिखी है संदेशे में? संदेशे में लिखा हुआ था कि सलम्बर के चुंडावत अपनी सेना सज्ज करें और सुबह सुबह निकलें औरंगजेब की सेना से लड़ने के लिए। किसी भी तरीके से औरंगजेब जो है रूपनगढ़ की सीमा के अंदर पांव ना धरने पाए। इतना देखते ही उनका जो है एकदम से मन उदास हो गया। तो हाड़ी रानी को वो बोलने लगे कि मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं युद्ध पे नहीं जाऊंगा। हाड़ी रानी अचानक से चौंक गई। हाड़ी रानी ने कहा कि ये चुंडावत जो युद्ध के लिए हमेशा सज्ज रहते हैं, आज उनका वंशज ये बोल रहा है कि मैं युद्ध पे नहीं जाऊंगा। जिनके पास हरावल है वो ये कह रहे हैं कि मैं युद्ध पे नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों? बोले नहीं, अब तो मैं नहीं जाऊंगा। आज मेरे लिए कोई कुछ है तो वो हो आप।
मेरा कर्तव्य आप हो, मेरा कर्म आप हो, मेरा धर्म आप हो। इतना सुनते ही हाड़ी रानी का अहंकार जाग उठा। उन्होंने कहा कि आप ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं, कल तक यही बातें मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, पर आज जो है ये सूल की तरह मुझे चुभ रही। इस तरीके की बात चुंडावतों को शोभा नहीं देती। कैसे किस्से रहे हैं आपके पराक्रम के, कैसे किस्से रहे हैं आपके शौर्य गाथाओं के। तो उन्होंने कहा कि हाड़ी रानी, आप मुझे ना बताएं, अगर आपको मेरी शूरवीरता के बारे में जानना है तो मेरी तलवार से पूछें कि कितने लोगों का खून इसने पिया है, पर आज तो मैं नहीं जाऊं। इतने में हाड़ी रानी ने कहा कि ये पकड़ो तलवार और युद्ध के लिए सज्ज हो जाओ। अगर जीवित रहे तो यहाँ आनंद करेंगे, और अगर जीवित नहीं रहे तो मैं आपको ये वचन देती हूँ कि आपके पीछे पीछे मैं आपके साथ आ रही हूँ, मैं सती कर लूंगी, आपके पीछे पीछे ही आ रही हूँ। कितनी बड़ी बात कह दी। रानी ने कहा कि मैं सती हो जाऊं, आपके पीछे पीछे आ रही, किसी भी तरीके की चिंता ना कर। बिना मन के रावत जी उठे, सेना को सज्ज किया, कूच की तैयारी करने लगे। सुबह सुबह वो घोड़े पे बैठ के आए। रावत रतन सिंह जी का घोड़ा अपने आप झरोके के नीचे रुक गया। झरोके के नीचे रुकते ही रावत रतन सिंह जी ने दासी को देखा और दासी को कहा कि जाओ और हाड़ी रानी को कहो कि एक निशानी दे, मैं युद्ध पे लड़ने जा रहा हूँ, वो निशानी अपने पास रखूंगा, उस निशानी को देखता रहूंगा। दासी हुकुम कैसे टाल सकती थी। दासी ऊपर गई और उन्होंने हाड़ी रानी को कहा कि रानी जी, रावत रतन सिंह जी जो हैं निशानी मांग रहे हैं, सेनानी मांग रहे हैं। तो यही सोच के अचानक से गहरी सोच के अंदर डूब गई हाड़ी रानी जी। उन्होंने सोचा कि ये इंसान जो युद्ध पे जाने से इतना कतरा रहा है, जो मेरे मोह के अंदर इतना फंसा हुआ है, वो युद्ध पे जाके क्या करेगा, वो किस तरीके से लड़ेगा, और अगर ये जाके नहीं लड़ा तो इसका दोष किसके ऊपर आएगा? दोष आएगा मेरे ऊपर। आने वाली पुश्तें मुझे कहेंगी कि एक रानी आई थी, एक हाड़ी रानी आई थी, जिसके चक्कर के अंदर हमारे चुंडावत सरदार जो हैं वो लड़ने नहीं जा पाए और हमसे हमारा हरावल चला गया। युद्ध में सबसे पहले लड़ने का जो हमारा हक था वो हमसे चला गया। तो उन्होंने कहा देती हूं मैं सेनानी। उन्होंने कहा कि जाओ वो तलवार लेके आओ। वो तलवार लेके आए और तलवार अपने गर्दन पे रखी। गर्दन पे रखते एक जोर से झटका मारा और गर्दन जो है वो नीचे जा गिरी। कवि इसका वर्णन इस तरीके से करते हैं कि मानो चांद टूट के धरती पे गिर गया हो। सुंदर तो काफी थी ही हाड़ी रानी। अचानक से जो है रक्त का फव्वारा निकला, हाड़ी रानी का सर नीचे था। दासी रोते रोते सर उठाई और ले जाके दिया किसको? रावत रतन सिंह जी। रावत रतन सिंह जी ने जब यह दृश्य देखा, उन्हें महसूस हो गया कि काफी बड़ी गलती कर चुके हैं, बहुत बड़ी गलती हो गई है उनसे। उनको बहुत अच्छी तरीके से ये चीज महसूस हो चुकी थी। अब क्या किया जाए? अब पछतावे के अलावा कुछ नहीं। तो इस पे बहुत ही एक खूबसूरत दोहा लिखा गया है, चुंडावत मांगी सेनानी, सर काट दे दियो छतरानी। चुंडावत जी ने तो सिर्फ सेनानी मांगी थी, निशानी मांगी थी, छतरानी ने अपना सर दे दिया। कितनी बड़ी बात कही। एक और खूबसूरत दोहा है इस पे, सतरी सेनानी चाही, समर छलंबर धीस, चूड़ामण मेली सिया, इणधण मेलियो शीस। कि सती की सेनानी चाहते थे चुंडावत जी, तो एक निशानी चाहते थे। माता सिया ने तो चूड़ा रखा था, अपनी कंगन रखी थी, पर छतरानी ने, पर रानी ने, हाड़ी रानी ने अपना सर काट के दे दिया। जैसे ही रावत रतन सिंह जी ने यह दृश्य देखा, उनको अपनी गलती का एहसास हो चुका था। रानी जी के केश लिए और केश से उनका जो सर था वो गले में बांध लिया और युद्ध के लिए उन्होंने कूच किया। मानो उनके ऊपर महाकाल का आशीर्वाद था कि आज तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। और वैसा ही हुआ। 1 इंच आगे नहीं खिसकने दिया औरंगजेब की सेना को। राज सिंह जी ने यह कहा था कि उन्हें रोक के रखिए, मैं युद्ध में आऊंगा, पर उनके युद्ध में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इस तरीके से लड़े वो कि 1 इंच आगे नहीं खिसकने दिया। और यहाँ पे चारुमती और महाराणा राज सिंह जी का विवाह हो गया। तो देखिए कितनी बड़ी बात है ये कि पति के कर्तव्य के लिए अपना सर दे दिया। पति अपना काम कर सके इसलिए अपना सर दे दिया। पति के ऊपर कोई लांछन ना लगे इसलिए अपना सर दे दिया। आने वाली पुश्तों से हरावल का हक ना छीने इसलिए अपना सर दे दिया। तो ये थी हाड़ी रानी सैल कंवर जी। सीखने को बहुत कुछ है। मैं हर बार मेरे वीडियो में कहता हूँ सीखने को बहुत कुछ, पर इससे आपने क्या शिक्षा ली वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। ये जो हाड़ी रानी से हमने इतना बड़ा लेसन सीखा है, इसको अपने साथ सदैव रखें और अपने आने वाले वंशजों को भी बताएं कि हमारे यहाँ पे ऐसा इतिहास रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।